बड़ा ग्रह गोचर हुआ जो 11 मई 2024 तक प्रभाव डालेगा। जब भी मार्स और सैटर्न एक संग कंजंक्शन में आते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम यम योग। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हो रहा है उसका रिजल्ट सब जानना चाहते हैं। क्या फुल वॉर में बदल जाएगा ये या फिर शांत हो जाएगा? अब ये फिर से शुरू हो जाएगा। जो ईरान की कुंडली है, युद्ध में अपना इनपुट दे रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं और लगातार देंगे। जैसे अभी रुका हुआ युद्ध है, जब ये शुरू होगा तो पहल जो है वो इजराइल की तरफ से ही होगा। पाकिस्तान में जून तक तख्ता पलटी का भी योग बन रहा है। गुरु मिथुन में और फिर 2 जून को कर्क में यानी अपनी उच्च राशि में वो प्रवेश करेंगे। ये 2026 का पावरफुल ट्रांजिट माना जा रहा है। क्या प्रभाव डालने वाला? गोल्ड का प्राइस आप देखना सडनली हाइक करेगा। शनि देव मीन राशि में लगातार 138 दिनों के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। क्या पनिशमेंट वाला पीरियड हो गई है? इस समय बिल्कुल युद्ध जैसी कंडीशंस बन जाएंगी। विमान दुर्घटनाएं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, मॉनसून अर्ली ही आएगा और साइक्लोन जैसी कंडीशंस बनेंगी ही बनेंगी। क्या सितंबर में भी कोई बड़ा गोचर या बदलाव होने वाला है? वही एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें देखने के लिए फिर से मिल सकती हैं। और अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर में आप देखना कि किसी सेलिब्रिटी की कोई स्कैंडल सामने आ गया। ये जो टाइम है ये एक तरह से कल की अवतार के आने का टाइम, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है। एग्जैक्टली मैं इससे एग्री नहीं करूंगी। इतने सारे हम पावरफुल गोचर हो रहे हैं 2026 में, बहुत कुछ है, तो क्या हम इसे कोइंसिडेंट मान लें या फिर कोई कॉस्मिक सिग्नल है, कुछ बताना चाह रहा है हमें ब्रह्मांड की कुछ बड़ा होने वाला है? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। 2026 एक ऐसा साल जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कैलेंडर ईयर नहीं बल्कि डेस्टिनी रीसेट का साल है। ग्रह बदल रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं और शायद दुनिया की दिशा भी बदल रही है। कहीं युद्ध की आहट, कहीं महंगाई से लोग परेशान, कहीं सत्ता के खेल में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या ये सिर्फ घटनाएं हैं या फिर कोई बड़ा कॉस्मिक साइन है? क्या ये सब सिर्फ घटनाएं हैं या फिर कोई बड़ा कॉस्मिक साइन? क्या आने वाला समय हमें ऊपर उठाएगा या फिर एक बड़ी परीक्षा लेने वाला है हमारी? आज हम बात करेंगे इस साल में हुए और आने वाले उन पावरफुल गोचर्स की जो आपके जीवन, आपके रिश्ते, आपके करियर और शायद आपकी किस्मत तक को बदल सकते हैं, देश की स्थिति बदल सकते हैं, बड़े बड़े युद्ध करा सकते हैं। आज बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं और इन रहस्यों को अच्छे से समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, टीचर, साइकिक, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट रेणु गुप्ता जी, जो ना सिर्फ ग्रहों की भाषा समझती हैं बाखूबी, बल्कि उन हिडन पैटर्न्स को भी डिकोड करती हैं जो हमारी जिंदगी के अनसीन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू मिसबा, मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम गोचरों की बात करते हैं क्योंकि 2026 देश और दुनिया को बदलने वाला साल कहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होना बाकी है। सबसे पहले तो गुरु और शुक्र के जो गोल्डन फेज है उसकी बात करते हैं। अभी 20 अप्रैल 2026 को गुरु अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसकी पावर कितनी बढ़ जाती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या इसका असर पड़ता है नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में? हाँ मिसबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो गुरु हैं वो 20 अप्रैल को अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में आ रहे हैं। जब भी कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में आता है ना, तो वो 3 गुना अपना फल देना शुरू कर देते हैं। अब आप नाम से ही समझो ना, पुनर्वसु मतलब दोबारा बसना। इसका मतलब रीबाउंस एनर्जी जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। जो चीजें पीछे टूटी थी, जिनमें कुछ लॉसेस हुए थे, उन्हीं का रीबिल्ड होगा। मतलब लकी रीसेट हम कह सकते हैं इसे। इसको बहुत लकी रीसेट आप कि ये कह सकते हैं कि जो इस समय की सिचुएशन चल रही है उसमें डूबते को तिनके का सहारा, ये उस तरह से काम करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो चीजें पहले डैमेज हुई होंगी उन्हीं को ये बनाएगा। अब जुपिटर किसके कारक है? जुपिटर नॉलेज के कारक है ना, आपके रिलेशनशिप के कारक हैं, आपके मनी के कारक हैं और ग्रोथ के, एक्सपेंशन के, इन सब चीजों के कारक है। तो जब भी ये जुपिटर अपने ही नक्षत्र में आएंगे
तो यहाँ पर पुनर्वसु में अगर मैं बताऊं आपको तो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे उतना जितना ये रीबाउंस करेंगे, चीजें रीबाउंस करेंगी, दोबारा बनेंगी। अगर रिलेशनशिप आपके खराब हुए थे पीछे, या कहीं पर आपके रिश्ते की बात चल रही थी, वो चलते चलते रुक गई बीच में और आपको पता नहीं वो रुकी किस कारण से, तो वहां पे वो एक स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो चीजें हैं वो बननी, पॉजिटिव चीजें बननी शुरू हो जाएंगी। मतलब 20 अप्रैल से लोग तैयार रहे हैं इस चीज के लिए कि जो पीछे छोड़ चुके थे हो सकता है कि वो वापस आ जाए। और बहुत मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसी नक्षत्र में जुपिटर 45 दिन गोचर करेंगे और इसी नक्षत्र में रहते हुए वो अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। यहाँ से अपनी उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे, वहां तो जाकर के इनके रिजल्ट और ज्यादा हमको देखने के लिए मिलेंगे। गोल्ड के रेट बहुत अच्छे बढ़ेंगे, जो आजकल गोल्ड को लेकर के बड़ा चलता है ना कि अप डाउन इतना वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट, गोल्ड के वहां पर डेफिनेटली रेट्स हाई होंगे। शेयर मार्केट भी जो है एक स्टेबल कंडीशन में आएगा। अगर मैं राशियों की बात करूं तो किन राशियों के लिए जो गोचर है 20 अप्रैल वाला वो विशेष लाभ लेकर आ रहा है, बहुत लाभ पहुंचाएगा? मतलब भाग्य, पैसा, ग्रोथ में किसके पावरफुल होगा? देखिए जैसे 3 नंबर मतलब मिथुन राशि में इनका गोचर इस समय चल रहा है करंटली, तो मिथुन में, तुला में और मीन राशि, अपनी इनकी उच्च राशि मीन राशि हो गई, अपनी ही राशि वृषभ राशि तुला राशि हो गई। और जब ये जो गोचर करेंगे कर्क राशि में, तो कर्क राशि में जाकर के जब ये गोचर करेंगे तो कर्क राशि में जहां बैठेंगे वहां पर बहुत फायदा देंगे, वृश्चिक राशि को फायदा देंगे, धनु राशि में भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब देखो गोचर की जब हम बात करते हैं ना, तो ये बहुत इंडिविजुअल हो जाता है हर कुंडली के लिए, क्योंकि किसकी कुंडली में गोचर किस हाउस में वो प्लेनेट कर रहा है और किस वहां पर ऑलरेडी कौन से प्लैनेट्स नेटल कुंडली में प्रेजेंट हैं, उनके संग जब उनका कंजंक्शन बन रहा है तो वो किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं। तो इन जनरल मैंने आपको बताया कि जो जुपिटर हैं वो आपको ग्रोथ देंगे, फैमिली रिलेशन अच्छे करते हैं, हेल्थ के लिए बहुत, जुपिटर को ऑक्सीजन से भी रिलेट करते हैं हम लोग, तो जुपिटर जो है वो हेल्थ अच्छी करेंगे। बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिश्ते बनने में, किसी के जॉब चले गए थे तो फिर से एक बार उनको मौका मिल सकता है कि वो फिर से उसी जॉब को ज्वाइन कर ले या फिर कोई उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो बच्चे फॉरेन जाना चाह रहे थे, स्टडीज के लिए जाना चाह रहे थे या फैमिली के संग कहीं घूमने जाना चाह रहे थे, तो वहां पर ये चीजें बहुत काम करेंगी उनके। 20 अप्रैल से एक दिन पहले अगर 19 अप्रैल की हम बात करें मैम, तो मैं देख पा रही हूँ कि शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में आकर एक महापुरुष जिसे बोलते हैं राजयोग बना रहे हैं, मालवीय महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्योंकि अगर हम वीनस को देखें तो ये लग्जरी और लव का माना जाता है, शुक्र का कनेक्शन होता है, तो क्या लग्जरी और लव रिलेशन अच्छा होने वाला है या कुछ और मतलब है इसका? देखो जब भी वीनस ना, मालवीय महापुरुष योग बनता कब है, जब भी वीनस अपनी स्वराशि जैसे वृषभ या तुला में आ जाए या अपनी उच्च राशि मीन में आ जाए, और ये राशियां जब कुंडली के केंद्र भाव में होंगी यानी कि 1, 4, 7, 10 में होंगी, तब ये मालवीय महापुरुष योग बनता है। और इस महापुरुष योग में क्या होता है कि लोग, आपने जैसा कहा कि ब्यूटी, लव, तो लोग यहाँ पर ना अपनी ब्यूटी पे, अपने कंफर्ट पे, वृषभ राशि में आ रहा है तो अपने कंफर्ट पे बहुत ध्यान देंगे। अच्छा फूड जो है वो इन लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अपने रिलेशनशिप अच्छे करेंगे, घूमने जाएंगे फैमिली के संग, इस तरह की चीजें जो है कंफर्ट वाली जो चीजें ना, एक रिच लाइफ स्टाइल, उसको फॉलो करना लोग शुरू करेंगे। और जब ये इन केंद्र के घरों में आ रहा है और इन राशियों में आ रहा है तो यहाँ पर तो इनके संग बहुत ही अच्छा एक लग्जरी वाला चीज देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब ये सारी राशियों पर इनका असर होगा? नहीं, ये सबके लिए नहीं बन रहा है। जैसा मैंने बताया कि जिनका शुक्र कुंडली में 2, 7, 12 में होगा या 1, और ये जो राशियां हैं ये 1, 4, 7, 10 में बैठी होंगी कुंडली में, उन्हीं के लिए सिर्फ ये बन रहा है। तो ये कुछ ही लोगों के लिए बन रहा है और नहीं है, सब लोग फायदा नहीं उठा सकते। सबके लिए नहीं है ये। और इसमें मजेदार बात ये है ना, अगर मैं देखो आपसे मूवी की बात करूं, अच्छा मैंने आपसे अभी ये एक चीज ये कही थी ना कि गोचर का असर, इफेक्ट जो है वो प्रॉपर तब मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना फिर लोगों के क्वेश्चन हो जाते हैं कि जो चीज बताई गई वो हमारे साथ तो हुई नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो इन जनरल कर रहे हैं। हर किसी की कुंडली में अगर ये वीनस इन हाउसेस में रहते हुए राहु, शनि, केतु के संग कंजंक्ट हो गए तो इनके इफेक्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, अननेसेसरी पर्सन पैसा खर्च करना शुरू कर देगा, किसी स्कैंडल में फंस जाएगा, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे, हो सकता है किसी एडिक्शन में भी पड़ जाए, तो वहां पे रिजल्ट उल्टे हो जाएंगे।
तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो जहां मैंने देखा था, थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन रहा, इस समय ना 2 पिक्चर इस पीरियड में रिलीज हो रही हैं, जब ये 25 से 26 दिन तक के लिए ये इसमें राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में, और ये महापुरुष योग बनेगा। तो इस समय पिक्चर आ रही है किक 2, रिलीज की डेट मैंने जो देखी अभी नेट पे जो दे रखी है, और एक आ रही है पति पत्नी और वो। अब आप देखो यहाँ पर फीमेल एनर्जी जो है वो हाईलाइट हो रही है। तो किक 2 के लिए मैं नहीं कह सकती, वो डिपेंड करेगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो बैठे हैं 12 नंबर राशि में, मतलब शुक्र की अपनी उच्च की राशि में। तो वहां पर अगर स्टोरी पे अच्छा वर्क करा गया है, या फिर अगर सिर्फ सलमान खान को हाईलाइट करा गया है, तो पिक्चर नहीं चलेगी। बट अगर उसमें फीमेल कैरेक्टर को भी हाईलाइट करा गया, अच्छी स्टोरी डाली है, सॉन्ग्स वगैरह अच्छे हैं, मतलब उसको बड़ा एस्थेटिक बनाया गया है, तो ये काम करेगी, पिक्चर अच्छी चल जाएगी। नहीं तो पति पत्नी और वो के लिए मेरा प्रेडिक्शन है कि वो अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि देखो एक तो फीमेल एनर्जी वहां पर आ रही है, दूसरा अभी हमने बात करी थी पुनर्वसु नक्षत्र की, जुपिटर भी 3 नंबर राशि में, पुनर्वसु नक्षत्र, वहां को पुरानी चीजों का मतलब सिक्वल बन रही है ये। तो सिक्वल बनना मतलब पुरानी ही चीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, उसी को दोबारा शेप दी जा रही है। तो जहां तक मैं अपना इसमें लगा पा रही हूँ मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन जो लगा पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि पति पत्नी और वो मूवी जो है अच्छी वर्क करेगी। तो आपने एक चीज बोली किक 2 को लेकर कि सलमान खान को अगर हाईलाइट किया जाएगा तो नहीं चलेगी, तो मतलब इसके पीछे क्या वजह है सलमान खान? क्योंकि देखो ना, ये फीमेल एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। अब सलमान खान की मूवी में ना हीरोइन के लिए तो कुछ होता ही नहीं वहां तो वही काम करते हैं। तो जहां मतलब देखो, लेट्स सी कि क्या रहता है, बट मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है। अगर भारत की कुंडली में मैं बात करूं ना, तो भारत की कुंडली जो है वृषभ लगन की है, और वहां पर ये योग बन रहा है, लेकिन साथ में राहु भी बैठे हैं। तो जो राहु क्या है, फॉरेन कंट्रीज, ग्लोबल, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनली भारत की इमेज स्ट्रांग होगी, क्योंकि राहु पॉजिटिव रिजल्ट भी देंगे, नेगेटिव भी, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव हो गया कि पब्लिक इमेज इनकी बहुत अच्छी होगी, मूवी जो फिल्म जगत है वो भी राहु और वीनस से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए मूवीज को यहाँ पर कनेक्ट करा। दूसरा, राहु जो है ना वो भीड़ भी बताता है। जब लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएंगे, ऐसा मेरा अपना कैलकुलेशन है कि जब लोग मॉल में जाएंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएंगे, वहां पर कुछ मिस हैपनिंग होगी, क्योंकि राहु जो है इल्यूजन फैलाते हैं, भगदड़ मचवाते हैं, तो वहां भगदड़ मचेगी। और वीनस क्योंकि लेडीज, तो लेडीज को वहां पर ट्रबल होगी, लेडीज का नुकसान ज्यादा वहां पर होगा। मतलब आप ये कह रही हैं कि भीड़ भाड़ में इस बार लेडीज को थोड़ा कम जाना चाहिए, थोड़ा कम जाना चाहिए, अवेयर रहें, आसपास किसी मतलब भगदड़ जैसी चीज मचे तो वहां देखो। ज्योतिष क्या है, ये ना सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है, तो ये आपको अवेयर करता है आगे के लिए कि क्या चीज स्टेप आपको लेने हैं। और देखना, मैं बताऊं आपको, यहाँ पे राहु रिसर्च भी है, और जो वीनस है वो मेडिकल साइंस से भी रिलेट करता है। तो अगर किसी मेडिसिन पर पुराने टाइम में, पुनर्वसु नक्षत्र से कनेक्ट कर रही हूँ, पुराने टाइम में कोई रिसर्च चल रही थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, यहाँ आकर के बहुत चांसेस हैं कि किसी पुरानी मेडिसिन, जो मेडिसिन पे रिसर्च चल रही है, वो उसमें सफलता इनको देखने के लिए मिल जाए इस योग में। तो ये योग इतना कुछ कर जाएगा, बट हर किसी की कुंडली में नहीं है। मतलब ये भी हम एक तरह से कह सकते हैं, आपने बोला पुरानी मेडिसिन पर रिसर्च चल रही हो तो वो कामयाब होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बीमारी का इलाज आ सकता है, किसी बीमारी का इलाज आ सकता है। तो अगर हम अप्रैल के बाद मई की बात करें, तो 13 मई को शुक्र मिथुन में जाएंगे, इससे कौन सी एनर्जी शिफ्ट होगी, मैं जानना चाहती हूँ, और क्या असर होगा इसका राशियों पर? देखिए, 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि, वहां पर कंफर्ट, लग्जरी, फैमिली टाइम है ना, लव रिलेशन, ये सारी एनर्जी एक्टिवेट हो रही थी। जब ये मिथुन राशि में आएंगे, तो मिथुन राशि होती है कम्युनिकेशन की, सोशल मीडिया की, या अपने कम्युनिकेशन की। तो इन चीजों की जब राशि होगी, तो यहाँ पर आकर के लोग, अब हर कुंडली पे ना अलग इसका इफेक्ट आएगा। अब कौन कौन सी राशियां यहाँ पर एक्टिवेट होंगी,
मिथुन राशि में ये अच्छा रिजल्ट देंगे, तुला राशि में अच्छा रिजल्ट देंगे, वृषभ राशि वालों को भी देंगे, और यहाँ पर आएगा धनु राशि में अच्छा इफेक्ट आएगा। अब इन राशियों में सिंह राशि में अच्छा इफेक्ट आएगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो लोग स्पीकर हैं या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत अच्छे अचीवमेंट रिकॉग्निशन एक उनको मिलेगी, एक पोजीशन उनको आएगी, क्योंकि महापुरुष योग बन रहा है तो वहां पर इनको रिकॉग्निशन मिल जाएगी। यही अगर 5वें हाउस में, 5th हाउस में ये एक्टिवेट होता है, यानी कि सिंह राशि में आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि फ्लर्टी नेचर जो है वो बढ़ जाएगा, या नए रिलेशनशिप आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये तुला राशि में आएगा तो आपके फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा है। कहीं आपके पार्टनर के संग आपकी अनबन चल रही थी तो वहां पर आपको पार्टनर से लाभ, वाइफ से लाभ, या हस्बैंड से लाभ, स्पाउस से लाभ देगा। कहीं पे वीजा आपका रुका हुआ था, वीजा आपने अप्लाई करा हुआ था, वीजा से रिलेटेड फॉरेन कंट्री मीन राशि में जा रहा है, फॉरेन आप जाना चाह रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड। धनु राशि में आप जा रहे हैं, कहीं आप स्पिरिचुअल उस पे जा सकते हैं ट्रिप पर, या अपनी फैमिली के संग कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं। कुंभ राशि में जा रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्किल से लाभ हो जाएगा, या कहीं पर आपके जो रुके हुए गेन्स थे वो मिल जाएंगे। तो मिथुन में आने पर ये इस तरह का अपना एक साइकिल चलाएगा। मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है और सबको मिलने वाला है। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ आपको मिलेगा या सिर्फ आपको मिलेगा। वो गोचर जैसे जैसे शिफ्ट होंगे अलग अलग राशि में तो इनके इफेक्ट उतने चले जाते जाएंगे। फिर भी मिसवा मैं आपको बता दूं कि ये जो गोचर है ना, ये बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आते हैं, तो लोग ना समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें हमारी हुई है तो ये इस गोचर के कारण हुई है। मेन गोचर जो रहते हैं वो जुपिटर का रहता है, साल भर 1 साल चलता है। शनिदेव का जो गोचर है वो 2.5 साल चलेगा एक ही राशि पर, और राहु केतु है वो 18 महीने चलता है। तो इनके इफेक्ट ना लॉन्ग टर्म में देखने के लिए आते हैं, तो आदमी रियलाइज कर पाता है कि हाँ मेरे संग ये वाला पीरियड ऐसे गया। अब 25-26 दिन के लिए आया वो इतना इफेक्ट पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम में जो चीज आए और उसको हम ग्रैब कर ले तो फायदा मिलता है। बिल्कुल यही चीज है, यही फायदा होता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हैं, कि आप छोटी छोटी सी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उनको ग्रैब करना है आपको। उस समय अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रख करके अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है जो आपने प्लान बनाए हुए थे। अगर हम युद्ध के समय की बात करें, अभी खैर चीजें चल ही रही हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, तो युद्ध के समय में अभी 2 अप्रैल को हमने देखा कि एक बड़ा ग्रह गोचर हुआ जो 11 मई 2024 तक प्रभाव डालेगा। मंगल ने गोचर करके मीन राशि में प्रवेश किया है। इसे इमोशनल एक्सप्लोजन बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी को जोड़ दें तो अंक ज्योतिष में जो मूलांक है 9, उसका स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। और इस गोचर का मैं जानना चाहती हूँ कि किस बर्थ डेट पर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, मंगल का गोचर इस समय चल रहा है, और देखिए मीन राशि पर चल रहा है जहां ऑलरेडी सैटर्न है। तो जो आपने इमोशनल एक्सप्लोजन कहा है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जल तत्व राशि है, मीन जो है, मीन राशि वो जल तत्व राशि है, तो वहां पर इमोशंस को आप हमेशा जल तत्व से कनेक्ट करते हैं। और सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे प्लेनेट है, तो वहां पर भी ठंडा। मार्स में बहुत हाई हीट एनर्जी होती है, अग्नि तत्व का ये प्लेनेट होता है, तो वहां पर क्या है कि, और सैटर्न क्या ना प्रेशर भी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो प्रेशर कुकर में जैसे आपने आग लगा दी, तो वो इसलिए कहा गया कि इमोशनल एक्सप्लोजन यहाँ पर होगा। जब भी मार्स और सैटर्न एक संग कंजंक्शन में आते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम यम योग, या ये ऐसा चीज आप फील करी जाएगी इस समय कि जैसे गाड़ी चलते चलते ना ब्रेक लगा है और एस्केलेटर भी साथ में दब गया, मतलब फ्रिक्शन, जबरदस्त फ्रिक्शन। तो ये इस समय की कंडीशन में ये योग बनना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेंगे, है ना। युद्ध तो बढ़ ही रहा है, पर हमारे अपने बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ सकते हैं। चाइना, लद्दाख, इन साइड में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी। यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होंगी, हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं भी हो जाएं। दूसरा, अगर आप यहाँ देखोगे ना कि जो भारत की कुंडली में अगर मैं बात करूं, तो भारत की कुंडली का जो चौथे घर का स्वामी है, चौथे घर में आती सिंह राशि, तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य चले गए अपने से 12वें घर में, तीसरे हाउस में, वहां से सीधे दृष्टि इनके संग बन रही है। तो किसी बड़े राजनेता
की हत्या तक का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी जान को खतरा होगा, खादान में कोई दुर्घटना हो सकती है। ये इस समय के बहुत बड़े प्रेडिक्शन है कि इस तरह की चीजें आएंगी। और जल तत्व की राशि में हो रहा है तो बारिश का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज होगा। तो अगर हम मूलांक की बात करें एस्ट्रोलॉजी के साथ, ये तो आपने एस्ट्रोलॉजिकल बता दिया। हाँ। अगर हम मूलांक वालों की बात करें, क्योंकि नंबर 9 जैसे मैंने बोला मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह है, तो किन मूलांक वालों पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखो 9 नंबर मूलांक है तो 2 नंबर जो जल तत्व के जो वाटर एलिमेंट वाले नंबर होंगे ना, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, ये मैं मूलांक या भाग्यांक जिनका भी 2, 7, 8, 9 आ रहा होगा उनके ऊपर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। अब किन के लिए अच्छा रहेगा, बाकी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि मंगल की ना एक सूर्य के संग बहुत अच्छी दोस्ती होती है, मेष के साथ ही अगर आपको, और एक जुपिटर के संग ये थोड़ा सा काम रहता है। पर सिचुएशन देखो यहाँ पर ना इतनी खराब होगी नहीं, क्योंकि 3rd हाउस में ही अगर ये कंजंक्शन बन रहा है तो वहां पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं जो पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो डैमेज होंगे बट उस लेवल पे नहीं होंगे कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अब जैसे मैंने आपको बताया सर्जिकल स्ट्राइक होगी, बॉर्डर पे टेंशन होगी, तो वो आतंकवादी पकड़ा जाएगा। जुपिटर की वजह से वो आतंकवादी पकड़ा जाएगा, तो वहां पर चीजें बैलेंस्ड रहेंगी। तो इन मूलांक वालों के लिए ये गड़बड़ काम कर सकता है। और हम कहें कि ये पूरा ही गोचर किसके लिए खराब करेगा, तो देखो जिनकी कुंडली में मार्स जो है वो डेबिलिटेड है, यानी कि 6, 8, 12 घरों में बैठे हैं, और या फिर अपनी जो नीच राशि है कर्क राशि, वहां पर जब ये आ जाएंगे तो ये अपना खराब इफेक्ट देंगे। दूसरा ये मूलांक 2 वालों के लिए, 7 वालों के लिए, 8, 9 वालों के लिए मैंने बता दिया, जिनका पर्सनल ईयर 2, 8, 9 चल रहा होगा उनको भी ये खराब रिजल्ट देके जाएंगे। कुछ एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। कुछ फायर से एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जलने की वजह से दुर्घटना हो जाए, इस तरह की चीजें देखने के लिए। 11 मई तक जैसे मैंने कहा कि रहने वाला है इसका प्रभाव, तो क्या सावधानी, एक होता है ना जब हमको पता है कि ये चीज़ होने वाली है, बुरा प्रभाव डालने वाली है, तो हमको कुछ सावधानी करनी चाहिए, प्रोटेक्शन लाना चाहिए अपनी लाइफ में, तो क्या सावधानी रखें? सावधानी यही, इस समय पे रिस्क नहीं लेना है। दूसरी चीज इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप उसको 1 बार 2 बार सोचिए, किसी के संग आपको डिस्कस करना है डिस्कस करिए, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने से बचना है, और स्पिरिचुअल हो जाइए। इस समय में देखना आप जो लोग स्पिरिचुअल होंगे वही लोग सेफ रहेंगे, अदरवाइज लॉसेस भी दिख रहे हैं काफी। तो मतलब मंगल के गोचर में जैसे आपने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और राजनेता किसी, आपने बताया कि किसी की डेथ हो सकती है, तो हम ये मान लें प्रेडिक्शन कि 11 मई से पहले, यानी कि 2 अप्रैल से 11 मई के बीच में ये सारी घटनाएं होंगी। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं जुपिटर का मेगा शिफ्ट जो होने वाला है 13 मई को, गुरु मिथुन में और फिर 2 जून को कर्क में, यानी अपनी उच्च राशि में वो प्रवेश करेंगे। ये 2026 का पावरफुल ट्रांजिट माना जा रहा है। पावरफुल ट्रांजिट में से एक, क्या प्रभाव डालने वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये इनका इम्पैक्ट रहेगा। जब ये कर्क राशि में शिफ्ट होंगे तो कर्क राशि उच्च की कही जाती है, मैंने पहले ही बताया, और पुनर्वसु नक्षत्र में ही आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि 16 दिन जब ये शिफ्ट होंगे ना जुपिटर इसमें गुरु, तो 16 दिन वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलेंगे। ये तो सबको पता है कि इस समय गुरु अतिचारी चल रहे हैं ना, तो उतना रिजल्ट उनका नहीं आता है जो उनको देना चाहिए। पर ये 16 दिन का जो गोल्डन पीरियड आएगा ना, वो रुकी हुई लाइफ को एक पुश देने वाला टाइम रहेगा। उन 16 दिनों में गोल्ड का प्राइस आप देखना सडनली हाइक करेगा। मतलब जिसे खरीदना है अभी खरीद ले। अभी मेरे ख्याल से 1,153 समथिंग कुछ इसी तरह का चल रहा है। तो जब पुनर्वसु आएगा तो जो लॉसेस हुए थे वो धीरे धीरे रिकवर होंगे। ग्रोथ की बात मैंने नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर जो 16 दिन होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे। अब इस समय लोग क्या गलती करेंगे, जब रेट बढ़ेगा ना तो वो अपना गोल्ड बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही उन्होंने गोल्ड बेचा या गिरवी रखा, उनकी कुंडली में जो जुपिटर है वो वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सावधानी इनको बरतनी बहुत जरूरी रहेगी। 16 दिन चलेंगे, उसके बाद अतिचारी होंगे, तो अतिचारी में रिजल्ट उतने हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जो नॉर्मली जुपिटर देते हैं। मतलब लालच में नहीं आना है, गोल्ड रखिए, आगे और बढ़ने वाला है रेट। आगे रेट बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। क्या मतलब अभी जैसे क्योंकि युद्ध की वजह से थोड़ा डाउन हुआ है, 153 समथिंग है,
151 था, 49 तक गया, अब 153 पे आज मैंने देखा जो था। तो आपको क्या लगता है कितना तक जाएगा? बहुत से लोग कह रहे हैं 2 लाख के पार जाएगा, हो जाएगा? अभी एकदम से नहीं जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन हाँ ईयर एंड तक नवंबर दिसंबर में आप देखना कि ये 2 लाख तक पहुंचेगा। मतलब हम ये मान सकते हैं अब जो दिवाली दशहरा आने वाला है वो आम दिवाली, लोगों की बिल्कुल। पहुंच से बाहर होने वाला है। बिल्कुल, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जहां पर कि गोल्ड के रेट भी आप काउंट कर सकते हो कि गोल्ड के रेट भी बहुत बढ़ेंगे वहां पर। अच्छा, ये जो गोचर है, जुपिटर का मेगा शिफ्ट जो हो रहा है, क्या ये शादी, घर, प्रॉपर्टी, ग्रोथ और फैमिली के लिए बूस्ट लाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जो इनका 4 नंबर राशि में मतलब कर्क राशि में हो रहा है वो है ही फैमिली, आपकी फैमिली। तो वहां पर चीजें आपको बहुत अच्छी, नया घर आप बनाना चाह रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हो, तो अच्छे प्राइस में आपको प्रॉपर्टी आपकी सेल हो जाएगी। अब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे, क्योंकि पूरा ये इनका साइकिल चलेगा ना, किस किस राशि पे ये अपनी दृष्टि डालेंगे और कहाँ कहाँ ये उच के रहेंगे। अगर ये वृश्चिक राशि में जाते हैं तो कहीं पर आपको किसी के संग पैसा आपका दबा हुआ था, किसी को आपने दे रखा था, आपको वो वापस नहीं मिल रहा था, उसके वापस मिलने के योग बन जाएंगे। और इसके बाद ये जाएंगे मीन राशि में, मतलब इनका इम्पैक्ट जाएगा। तो मीन राशि में कोई बच्चे फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहे हैं या फॉरेन में पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं, वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो काम इनके बन जाएंगे। बट फिर भी देखो डिपेंड करेगा कि कुंडली में आपका जुपिटर किस प्लेसमेंट पर है और ये गोचर कहाँ बन रहा है। इसके अलावा जो है जुपिटर की दृष्टि जाएगी धनु राशि में, फैमिली के संग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, कहीं लॉन्ग जर्नी पे फैमिली के संग एक्सकर्शन जो है आप यहाँ पर प्लान आउट कर सकते हैं। वृषभ राशि में बनेगा, वृषभ राशि में वही लग्जरी, अपनी फैमिली लाइफ, उन चीजों को प्रमोट करेंगे ये। अब इसके बाद अगर 27 जुलाई की हम बात करें तो शनि देव मीन राशि में वक्र यानी उल्टी चाल में आ रहे हैं अपनी, और 11 दिसंबर 2026 तक लगातार 138 दिनों के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। कितना प्रमुख ज्योतिष बदलाव है ये बताइए आप? क्या ये कार्मिक पनिशमेंट वाला है? क्योंकि शनिदेव को हमेशा ऐसा कहा जाता है कि ये आपके कर्म को, जो आपने कर्म किया उसका फल देने आते हैं। अब वक्री हो रहे हैं, ये उल्टी चाल में आ रहे हैं, तो क्या पनिशमेंट वाला पीरियड होगा ये? नहीं, मैं इसको कार्मिक पनिशमेंट तो नहीं कहूंगी, क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं वक्री प्लेनेट करते क्या है, वक्री है क्या। देखो जब भी कोई जुपिटर है या कोई भी है, सैटर्न है, कोई भी प्लेनेट जब चलते चलते थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, लोग का एक मिथ है ये कि वो जैसे पीछे वाले हाउस में गोचर करने लगते हैं। वक्री होने का मतलब वो पीछे हाउस में चलेगा, ऐसा नहीं है। उनकी चाल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब देखो सैटर्न क्या है, सैटर्न तो पहले ही थोड़ा सा स्लो है क्योंकि वो टेढ़े चलते ही हैं। अब जब ये टेढ़े और वक्री हो जाएंगे ना तो इनकी स्पीड और स्लो हो जाएगी। तो इस समय जो है ये वक्री होना युद्ध की कंडीशंस में सही चीज नहीं हो रही है यहाँ पर, और वो भी हो रहे हैं मीन राशि में, तो ये चीज अच्छी नहीं है। वो भी दिसंबर तक, वो भी दिसंबर तक 138 डेज, बहुत लंबा पीरियड है। इस समय बिल्कुल युद्ध जैसी कंडीशंस बन जाएंगी इस पीरियड में, लेकिन युद्ध होगा नहीं। वॉर जो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर की वाली सिचुएशन बनेगी, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगा क्योंकि जुपिटर भी अपना यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। उच्च राशि में बैठे हैं तो जुपिटर का प्रभाव आ रहा है, तो नहीं होंगी। लेकिन ना इसी समय आप देखो कि ये राहु को भी देख रहे हैं। जब ये वक्री हुए हैं तो इनसे पीछे वाले घर में राहु है, तो फिर से यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लोजन, विमान दुर्घटनाएं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अच्छा, इसी समय क्या होगा कि जो मार्स हैं वो वीनस में बैठ, जो लग्न है भारत की कुंडली का लग्न वृषभ राशि, वो वहां पर बैठ जाएंगे, वहां से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर तलाक की घटनाएं बहुत बढ़ेंगी, एक्सप्लोजन बढ़ेगा और इल्यूजन फैलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा अफवाहें जैसे है ना, वो उस तरह की बहुत ज्यादा फैलेंगी। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, फसलों को नुकसान होगा। बारिश, अर्ली मॉनसून इस बार प्रिडिक्ट करके जा रही हूं मैं कि मॉनसून अर्ली ही आएगा और साइक्लोन जैसी कंडीशंस बनेंगी ही बनेंगी। आप गोवा में देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटका में साइक्लोन वाली कंडीशंस बनेंगी। आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन बनेगी लेकिन वॉर होगी नहीं, तो हम ये मान लें कि ये जो पीरियड होगा जुलाई से दिसंबर तक के बीच का, ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट लेकर आएगा। मतलब एक तरह से जो होने वाली है, कहा यह जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि 2033 तक 30 मतलब 25 से 30 के बीच में ये हो सकती है। तो क्या हम ये मान लें कि यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी एक तरह से, चिंगारी आप कह बस सकती हैं? चिंगारी भड़केगी, होगी नहीं, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी।
वर्ल्ड वॉर पूरी तरह से नहीं होगी खुल करके। और जैसे आपने कहा कार्मिक पनिशमेंट, तो कार्मिक पनिशमेंट यहाँ पर नहीं होगा। देखो जब भी कोई भी प्लेनेट जब रेट्रो होता है ना, तो उसकी पावर डबल हो जाती है, वो देना जो चाहता है। अब अगर शनि क्या है, कर्म फलदाता, तो अगर आप पास्ट में अच्छे कर्म करके आए हो तो ये आपको बहुत कुछ देंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपनाया था, गरीबों को दुख दिया था, किसी का पैसा छीना था, आपने किसी के संग गलत व्यवहार अपना रखा था, चीटिंग करी थी, तो वहां पर ये आपको कार्मिक पनिशमेंट देंगे। नहीं तो सैटर्न जब रेट्रो होंगे तो वो बहुत सारे लोगों को अच्छा भी दे करके जाएंगे। अभी आपने एक चीज़ और कही कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसे फीमेल्स होंगी जो नहीं चाहती होंगी कि डिवोर्स हो, तो क्या कुछ ऐसा उपाय या कुछ ऐसी सावधानी है जिससे थोड़ा सा ये जो डिवोर्स वाली सिचुएशन है वो टल जाए? देखिए ये फिर कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि कुंडली में जुपिटर कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जुपिटर ही बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप जुपिटर की रेमेडी करना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, मंदिर में दाल, चने की दाल और हल्दी हर बृहस्पतिवार को देना शुरू करिए। तो और हल्दी के पानी से नहाना शुरू करिए। केसर का तिलक आप माथे, नाभि और जुबान पर लगाइए। आप जुपिटर को अपने स्ट्रांग करिए तो ये सिचुएशन तलाक वाली रोक सकती हैं। पर इसमें कुंडली का भी देखना पड़ेगा कि क्या योग बन रहा है। अगर तलाक योग बन रहा है फिर कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन क्या ये जो हो रहा है दिसंबर तक का पीरियड में, इसमें हम ये कह सकते हैं कि करियर, मनी में थोड़ा स्ट्रगल होगा और ब्रेकडाउन्स भी होंगे लोगों के? बिल्कुल हो सकते हैं, ब्रेकडाउन्स भी होंगे और ब्रेक थ्रू भी मिलेगा। अब देखो बात वही है कि कर्म फलदाता। अगर आपने पास्ट में अपने काम में चीटिंग करी है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले गए, है ना, आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए, शॉर्टकट्स अपना रहे, क्योंकि सैटर्न को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है शॉर्टकट अपनाने वालों से, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं ना। इसीलिए मकर राशि के लिए कहा जाता है कि जिनकी मकर राशि है या जिनका 8 नंबर मूलांक भाग्यांक में आ रहा है, उनको कंटिन्यूअसली जो है एक मेहनत करनी पड़ती है और वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो जो पास्ट में इस तरह की चीजें करते आ रहे थे उनके लिए तो लॉस है। उनको जॉब में, लव रिलेशन में अगर वो चीटिंग उन्होंने करी थी, किसी का पैसा दबाया था, तो वहां पर ये जुपिटर का, जो सैटर्न का रेट्रो गोचर जो है वो नेगेटिव ही जाएगा, वहां पे उनको लॉसेस देगा। और जो इन चीजों को ना करके कंसिस्टेंट चल रहे थे अपने काम में, मेहनत लगातार कर रहे थे, उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, इस साल 2026 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होने वाले हैं, जिसमें से एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण चला गया है। अब अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त आता है, 12 अगस्त को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि सिंह राशि लियो में लगेगा। हालांकि साल का दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण है ये, लेकिन इंडिया में नहीं दिखेगा। तो क्या इंडिया में नहीं दिखने का मतलब सूतक काल यहाँ पर नहीं है, तो क्या ये राशियों पर इम्पैक्ट भी नहीं डालेगा? देखिए जो भी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं वो तो हमारे सौरमंडल में ही रही है ना। अब ये ठीक है कि डिस्टेंस वहां से बहुत ज्यादा है, टाइम का हम लोगों का डिफरेंस है, बट इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इंडिया को इफेक्ट करेंगी। क्योंकि जहां, जिन देशों में, जिन कंट्रीज में ये दिख रहा है, तो वहां तो स्ट्रांग ही बन रहा है ना, और वो भी बन रहा है सिंह राशि में। तो सिंह राशि, कुंभ राशि और इसी के स्क्वायर उसमें एस्पेक्ट में आ जाएंगी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि। इन 4 राशियों के लिए ये पीरियड अच्छा नहीं रहेगा। इनको देखो, सूर्य क्या होता है, कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, आपकी आत्मा, आपका ईगो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इससे रिलेटेड आपका ईगो ब्रेक होगा, आपके बॉस के संग रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, कहीं पर आप फायर कर दिए जाओ अपने जॉब से, उस तरह की सिचुएशन बनेगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएंगी, कहीं आपको पैतृक संपत्ति मिलनी थी, किसी से आपको पैसा वापस आना था, तो वो सारी चीजें आपको नहीं होंगी, बल्कि आपकी इमेज को ये जो सूर्य ग्रहण है वो डाउन करके जाएगा, महंगाई बढ़ेगी। कोई भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं ना, तो ये उस देश की पॉलिटिक्स पर इफेक्ट डालेंगे, उसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट डालते हैं और वेदर पर इफेक्ट डालते हैं। तो इस पीरियड में जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा, इसी के बाद इसी महीने में 28 को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन वो आंशिक है चंद्र ग्रहण। तो ये जो ग्रहण पड़ते हैं ना, ये इनका इफेक्ट 1 महीने तक करीब रहता है।
आगे पीछे भी आप जोड़ करके अगर इनको लगा लो थोड़ा सा, तो ये 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट लगता है। तो डेफिनेटली इंडिया में वेदर के पैटर्न में आप चेंज देखोगे। वॉर जैसी सिचुएशन मैंने बता ही दी कि सैटर्न है, उस बीच में ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आ रहे हैं, और इकोनॉमी तो फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी, क्योंकि देखो हम लोगों की इकोनॉमी क्या है ना, सारे कंट्रीज की आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो वहां पर जब इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा ही आएगा। वैसे अगर सूर्य ग्रहण की हम बात करें तो वो यूरोप, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, रूस में लग रहा है। हाँ जी। और चंद्र ग्रहण को देखें तो चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में दिखेगा जी। जो 27-28 अगस्त में होगा, मतलब वहाँ की टाइमिंग के हिसाब, यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से बताएं। अब देखो क्या इफेक्ट क्यों, अब जब भी चंद्र ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण छोड़ो, आप मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ कि जैसे मून है, मून टाइड्स को कैसे अट्रैक्ट करता है, क्या आपने देखा? आपको पता है मून कहाँ पर है और टाइड कहाँ पर है, लेकिन वो एक अट्रैक्शन आता है ना। तो ये कॉस्मिक एनर्जीज हैं, इनविजिबल एनर्जी है, इनविजिबल इम्पैक्ट होता है, मतलब इम्पैक्ट होता हुआ पता चलेगा, कैसे हो रहा है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये इस तरह से अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि सूर्य ग्रहण आंशिक है। सबसे अच्छी बात है कि महापंचक युग में ये सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, पहला वाला लगा था जब वॉर शुरू हुई थी, पर अब ये महापंचक युग नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि ईगो बढ़ेगा, देशों के बीच भी ईगो में थोड़े क्लैशेस हो सकते हैं। ईगो की लड़ाई चल रही है। तो आपने बोला नौकरियां भी जाएंगी क्योंकि बॉस से लड़ाई होगी, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वही चीज मैंने कहा कि बहुत इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इस समय जो है बहुत काम होकर के रहने का समय है। जो चीजें जैसे चल रही हैं उनको चेंज नहीं करना है। जब, क्योंकि सैटर्न का भी टाइम चल रहा है, सैटर्न का जब भी टाइम चलेगा, सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं, उस समय क्या है कि ना तो आपको नया काम शुरू करना है, अगर आपको बचना है इन सिचुएशन से, ना कोई नया काम शुरू करिए, ना जॉब में चेंज करिए, ना व्यापार में कोई अपने चेंज लाइए। बस जो चीजें जैसे चल रही हैं सिर्फ उनको उस तरह से अपने पेस पर रन होने दीजिए। सैटर्न यहाँ पर जब रेट्रो होंगे, अभी हम रेट्रो की बात कर रहे हैं, तो उस समय बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपको रेनोवेशन अपने घर में करवाना है, नया घर नहीं बनाना है, रेनोवेशन अगर करवाना है बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। बाकी आपको कोई चेंजेस अगर अपनी लाइफ में नहीं लाओगे तो उतने आपको लॉसेस नहीं देखने पड़ेंगे। मतलब कि जो अगस्त का महीना है वहाँ पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाना है, बिल्कुल ईगो को थोड़ा सा साइड में रख देना है इस वक्त। और शनि जब वक्री हो रहे हैं उस टाइम आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं। मंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो इसके बाद सितंबर आ रहा है मैम, अगस्त के बाद सितंबर, तो क्या सितंबर में भी कोई बड़ा गोचर या बदलाव होने वाला है? सितंबर में शुरू में तो देखो वही इसका इफेक्ट आएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का इफेक्ट चलेगा। मिड सितंबर में आप देखोगे कि जो मार्स हैं वो आ जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क में, ठीक है, और सामने से राहु जो है वो उनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो अगेन सितंबर में वही एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें देखने के लिए फिर से मिल सकती हैं। और अक्टूबर और नवंबर की अगर हम बात करें तो देखिए अक्टूबर में क्या हो रहा है, अक्टूबर में भी बहुत अच्छा, ये 2026 जो है ना वो कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा करके चलेगा। हर महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है, हर महीने में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि इतना सारे प्लैनेट्स जो है वो कभी रेट्रो हो रहे हैं, कभी कंजंक्शन किसके संग बना रहे हैं। अब देखो इसमें जो अक्टूबर में होगा ना, अक्टूबर में क्या होगा कि वीनस जो है अपनी नीच राशि कन्या में रेट्रो हो जाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, तलाक के केस बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई स्कैंडल में फंसना हो सकता है। अब यहाँ इसी समय जो सूर्य हैं वो आ जाएंगे अपनी नीच राशि तुला में, मरकरी ऑलरेडी वहां पर है, तो सरकार के ऊपर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर के एक प्रेशर क्रिएट होगा इस मंथ में। ये हमने बात करी अक्टूबर की। नवंबर में हम देखें, अच्छा इसी समय ना मरकरी भी रेट्रो हो जाएंगे, तो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलना, सोशल मीडिया पे रोज कोई ना कोई चीजें जो है वो बढ़ा चढ़ा करके उन चीजों को भेजना, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं वो चीजें परेशान तो कर ही रही है ना। अब इसमें क्या होगा नेक्स्ट, उसमें अक्टूबर की बात करी हमने, फिर नवंबर आ गया। नवंबर में एक बड़ी अच्छी चीज होगी, 31 अक्टूबर को जो जुपिटर हैं वो आ जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि में सूर्य की राशि है, तो जब सिंह और जब जुपिटर और सन दोनों एक संग आएंगे, फिर गोल्ड रेट अचानक से बढ़ेंगे, यहां से गोल्ड के रेट बढ़ना शुरू होंगे। इसी में अक्टूबर नवंबर में आप देखना कि किसी सेलिब्रिटी की बहुत ज्यादा
कहते हैं ना कि उसकी ट्रोलिंग हो रही है या उसका कोई स्कैंडल सामने आ गया, ये कंडीशंस भी बनेंगी। कोई वीडियो लीक हो सकती है, सेलिब्रिटी की कोई वीडियो लीक होने के भी चांसेस हैं। जो रेट्रो प्लैनेट्स आ रहे हैं ना, वो बहुत मतलब उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है, मीडिया का रोल बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखना, एक मैं ये अगर इंडिया गवर्नमेंट तक ये पहुंचती है बात, इस पीरियड में आपके ऊपर कुछ इस तरह की सिचुएशन आएंगी कि कोई आपको डील जो है वो फाइनल करनी पड़ेगी, या किसी पेपर पे साझेदारी के या कोई भी इस तरह की चीजें होंगी समझौते वाली, वहां पे आपको साइन करने वाली सिचुएशन बनेगी। लेकिन जब भी मरकरी रेट्रो होगा ना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, कोई साइन नहीं करना है, वहां पर हमेशा लॉस हमारा ही होगा। तो वहां पर ये चीजें अवॉइड करनी है। सडनली आप देखोगे रेल टिकट्स और प्लेन के टिकट्स ये कैंसिल होने लगेंगे, और इस समय लैपटॉप मोबाइल आपके चलते चलते जो है वो बंद होने लगेंगे। सो नेटवर्क की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जब भी मरकरी रेट्रो होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, और मरकरी रेट्रो भी हो रहे हैं 7 नंबर राशि में, छठे घर में, तो ये प्रॉब्लम आएगी। मतलब अक्टूबर और नवंबर में। जी, अक्टूबर और नवंबर में। राहु केतु के रोल के बारे में जानना चाहती हूँ मैम कि ये 2026 का जो महीने बचे हैं उसमें राहु केतु का क्या रोल है? क्या कोई गोचर या कुछ है जो इफेक्ट या इम्पैक्ट डालने वाले हैं? हाँ, दिसंबर में राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखो, अकेले राहु केतु ना, इनका शरीर पूरा नहीं है, तो अकेले अगर हम राहु केतु की बात करें, हालांकि इनका गोचर 18 महीने का होता है, पर ये अकेले उतना रिजल्ट नहीं देते हैं जब तक कि ये जुपिटर और सैटर्न के संग उस हाउस को एक्टिवेट ना कर रहे हो जहां पर ये अपनी दृष्टि डाल रहे हैं या रह रहे हैं इस समय। राहु को केतु की भी जो दृष्टि है वो 5, 9, 7 और 12 की मानी जाती है, जैसे जुपिटर की चलती है। तो लेकिन अकेले इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जहां पर भी राहु गोचर करेंगे ना, वहां चीजें ये एक्सपेंड करते हैं। अब जिस हाउस में है, जिस प्लेनेट के संग है, उसी से रिलेटेड उसी के जो सिग्निफिकेंस होंगे उनको एक्सपेंड कर देंगे। अगर वहां पर कोई मैलिफिक प्लेनेट बैठा है तो आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देंगे। अगर वहां अच्छा कोई प्लेनेट बैठा है, जैसे मैंने अभी कहा था कि भारत की कुंडली में लगन में वीनस बैठे और राहु उनके ऊपर गोचर कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि इंटरनेशनली जो है भारत की इमेज इंप्रूव होगी उस समय, क्योंकि शुक्र के संग। लेकिन अगर शुक्र पे गोचर करेंगे ना, तो यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब इन शॉर्ट आप यही समझिए कि जुपिटर, ये राहु जहां पर भी बैठेंगे वो वहां की चीजों को एक्सपेंड करते हैं। केतु जहां पर बैठते हैं वो वहां की चीजों को कट करते हैं, वहां से हमारा मतलब सेपरेट करना हमको शुरू कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। तो आपने बोला कि भारत की इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी इम्प्रूव होगी इमेज। तो अगर हम अभी देखें युद्ध का जो ये दौर चल रहा है, इस बीच पाकिस्तान की अगर हम बात करें, उसका भी अफगानिस्तान के साथ एक तरह से एक युद्ध की तरह चीज़ें हुई। लेकिन इस बीच जब अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत मेडिएटर बनने से बढ़ गई, आप ये कह सकती हैं। तो ये इसका भी क्या कुछ ग्रह से कनेक्शन है कि पाकिस्तान की कुंडली अगर देखी जाए तो कैसे मतलब अचानक सडन मेडिएटर बन गया, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ गई? हाँ, उनका जुपिटर का गोचर जो है वो उनके लिए काम कर गया। वहां पर जुपिटर ने काफी अच्छा रोल दे दिया। लेकिन बताऊं मैं आपको, यहाँ पर तख्ता पलटी का भी योग बन रहा है पाकिस्तान में जून तक ये चीज हो सकती है कि इनका तख्ता पलटी हो जाए, और इनके जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी बढ़ने वाला है। तो पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। वो ऐसा हो गया क्योंकि जुपिटर ने उनको सपोर्ट कर दिया, गोचर ही इस समय उनके काम आ गया, तो इसलिए वो कर गए इस काम को। आपने बोला कि राहु केतु जब तक पूरी तरह से किसी के साथ नहीं होते तब तक ज़्यादा असर नहीं डालते। लेकिन अगर 5 दिसंबर देखें तो केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, जहां सूर्य के साथ उनकी युति है। विशेष रूप से अगस्त के मिड से सितंबर के मिड तक ये होने वाली है। सिंह राशि में सूर्य केतु की ये युति 18 साल बाद बन रही है मैम, इसका क्या असर होगा? हाँ, देखिए, सूर्य क्या हो गया, अभी हमने बात करी थी, सूर्य आपका ईगो हो गया, आपकी आइडेंटिटी हो गई, और केतु के संग जब इनका कंजंक्शन बन रहा है तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केतु क्या है, मिस्टेक का भी कारण है। तो आप अपनी ही गलती
पहले करेंगे, केतु आपसे आप पहले कोई गलती करवाएगा, फिर उसके बाद आपको उससे डिटैच करेगा, या आपकी जो भी आइडेंटिटी होगी, आपका जो ईगो होगा, आपकी जो पब्लिक इमेज होगी, उसको डाउन करेगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट देगा। और ये किसके लिए ज्यादा इफेक्ट करेगा? एक जो सिंह राशि वाले हैं, वहां पर उनके ईगो में क्लैशेस होंगे, या वो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, क्योंकि केतु सेल्फ रियलाइजेशन भी करवाता है। तो यहाँ इनके अपने किसी बच्चों के संग कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पहले उनके संग ईगो क्लैशेस होंगे, फिर बाद में उनको रियलाइज होगा कि नहीं, मैंने शायद गलत करा है यहाँ पर, या कहीं आप रिलेशनशिप में है तो वहाँ अपने ईगो की वजह से आप प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। ऐसा ही कुंभ राशि में आ जाएगा, क्योंकि कुंभ इसके 7वें उसमें आएगी दृष्टि में। तो कुंभ राशि में क्या होगा कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, या कहीं से आपके गेन्स जो बन रहे थे, आपके बॉस के संग जो है वो आपका ईगो क्लैश हुआ, फिर आप हो सकता है जॉब से भी जाए, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि गलती मेरी थी। वृषभ राशि में इसका इफेक्ट जाएगा, तो वृषभ राशि में क्या होगा कि आपके अपने पार्टनर के संग। तुला राशि, वृश्चिक राशि में जाएगा तो हो सकता है कि जो पैतृक संपत्ति मिलनी थी, या जो पेरेंट्स के संग बातचीत चल रही थी, या किसी के संग आपकी डील फाइनल होनी थी, तो वहां आपने ईगो अपना दिखाया। प्रॉब्लम इन शॉर्ट आपके ईगो की वजह से ही आएगी, क्योंकि सन ईगो देगा, केतु आकर के उस ईगो को तोड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करवाएगा। इस तरह की चीजें बनेंगी हर किसी की कुंडली में। इतने सारे मैम पावरफुल गोचर हो रहे हैं 2026 में, बहुत कुछ है, तो क्या हम इसे कोइंसिडेंट मान लें, या फिर कोई कॉस्मिक सिग्नल है, कुछ बताना चाह रहा है हमें ब्रह्मांड की, कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, ये तो एक पैटर्न है, ये तो हमेशा ही होते रहते हैं। गोचर बड़े बड़े जब भी एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के ही आते हैं। तो ये एक पैटर्न चलता ही रहता है यूनिवर्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2026 में ही आ रहा है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। बट हाँ, जब भी आप ज्योतिषी गणना करते हो तो वहां पर देश, काल, परिस्थिति, इन सबको आप जरूर ध्यान देते हो। अब इस समय हमने जितनी भी बातें करी है ना, मैक्सिमम वो हमने युद्ध, क्योंकि आज के समय में युद्ध, वॉर ही जो है, वॉर हो गई, महंगाई हो गई, यही चीजें जो है ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो ये इन्हीं चीजों को एनहांस करेगा, कभी एनहांस करेगा, कभी वॉलेटाइल होगा, कभी डाउन होगा। तो ये चीजें इस समय, यही गोचर सारा यही चीजें देंगे। अभी मैम आपने ये बता दिया कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने वाली है, लेकिन अगर हम ग्रह, नक्षत्र और गोचर के बदलाव देखें तो यही जो है वो बताते हैं कि कितनी उथल पुथल होने वाली है दुनिया में। अगर युद्ध की, महंगाई की और पॉलिटिक्स की बात करें तो आपने बताया क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, लेकिन ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हो रहा है उसका रिजल्ट सब जानना चाहते हैं कि अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहा, खैर अभी रुका हुआ है, लेकिन अगर ये युद्ध वापस से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू हुआ, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? क्या फुल वॉर में बदल जाएगा ये, या फिर शांत हो जाएगा? अब ये फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से शुरू होगा। लेकिन देखो, अगर मैं कहूँ ना, ये कोई वॉर तो हो नहीं रही है। ये वॉर क्या चल रही है? ये तो प्रॉक्सी वॉर चल रही है ना, कोई डायरेक्ट वॉर तो है नहीं। अब इसमें कहीं किसी कोई रीजन नहीं है, सिर्फ ये ईगो की वॉर है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से सोच रहा है कि हम जीत गए। लेकिन हाँ, फिर भी आप अगर तीनों कंट्री का पूछ रहे तो मैं कहूंगी यूएस अपनी स्ट्रांग पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर यूएस की कुंडली जो है वो बहुत सपोर्टिव है। जो डाटा हमारे पास नेट से मिला हुआ है, मैं उसके आधार पे आपको बता रही हूँ। जो ईरान की कुंडली है, ईरान की कुंडली में जो लग्न बनता है वो बनता है वृश्चिक लग्न का, ठीक है, और वहां पर इम्पैक्ट आता है सैटर्न का। तो सैटर्न क्या करते हैं, चीजों को स्लो डाउन कर रहे होते हैं, और छुपा हुआ वार। तो ये क्या, जो भी अपना एक्शन रखेंगे वो छुपे हुए करेंगे, और लॉन्ग टर्म तक ये अपना रिएक्शन देंगे। और ईगो की लड़ाई है, तो इन जो अपना ये अपनी तरफ से जो युद्ध में अपना इनपुट दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में दे रहे हैं, और लगातार देंगे, और छुप करके करते रहेंगे। इनकी चीजें किसी को पता नहीं चलेंगी। कि देखो, अभी किसी को आइडिया था कि इनके पास इतनी न्यूक्लियर पावर का तो पता था, पर क्या ये इतना वॉर में इतना कर पाएंगे, जबकि इनका एक इतना बड़ा लीडर मरा, और उसके बाद ये और ज्यादा बाउंस बैक करके आए, और अच्छा से, मतलब अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं, इजराइल से ले रहे हैं, इतनी सारी कंट्रीज को अकेले इन्होंने हिला रखा है। तो ये इनका इतना स्ट्रांग लगन बन रहा है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में जो है वहां उनकी कुंडली बन रही है
कन्या लग्न की, है ना, और उस पे मार्स का इम्पैक्ट आ रहा है। मार्स क्या है? बोल्ड डिसीजन लेना, इम्पल्सिव, इनिशिएट करना। तो इजराइल हमेशा जब भी रुका हुआ युद्ध, जैसे अभी रुका हुआ युद्ध है, जब ये शुरू होगा तो पहल जो है वो इजराइल की तरफ से ही होगी। मतलब युद्ध हमेशा इजराइल शुरू करेगा, आप ये कहना चाह रही हैं? युद्ध हमेशा इजराइल ही शुरू करेगा। पहला जो मिसाइल भेजेगा, पहला जो बॉम्ब छोड़ेगा, वो इजराइल ही करेगा। अब अगर हम यूएसए अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो देखो, कहीं मैंने जैसे देखा नेट पे, तो कहीं पर ये मिथुन लग्न की दिखा रहे हैं, कहीं पर धनु लग्न की दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता एग्जैक्ट क्या है। बट हाँ, अगर मैं जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से देखती हूँ तो दोनों ही द्वितीय स्वभाव राशि हैं, है ना। तो डिप्लोमेटिकली अमेरिका यहाँ पर प्ले कर रहा है और अपना होल्ड एक बना करके ये रखेगा। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ मैम कि ट्रम्प का बहुत विरोध भी हो रहा है इस युद्ध को लेकर अमेरिका में। तो क्या ट्रम्प की सत्ता को कोई खतरा वतरा दिख रहा है, अगर ट्रम्प की कुंडली हम देखें तो? ट्रम्प की सत्ता को भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, ये ना एक बड़ी डैमेज्ड, उसका जो रूल करने वाला जो टाइम रहेगा वो बड़ा डैमेज्ड मोड पर रहने वाला है। और अभी तो जब रेट्रो होगा ना, एक्चुअली देखो, पहले मैं ट्रम्प की कुंडली आपको बताऊं, बड़ी पावरफुल कुंडली है, बहुत अच्छे योग इनके बन रहे हैं। इनकी कुंडली में जुपिटर, सैटर्न, मार्स बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, राहु अच्छी है इनके। अब इनका जो लग्न है वो है सिंह लग्न, ठीक है, वहां पर मार्स बैठे हैं। तो दोनों ही फायरी प्लेनेट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वहां पर। और ये जो इनका लग्न लॉर्ड हो गया सूर्य, वो जाके बैठा राहु के साथ 10th हाउस में। तो पॉलिटिक्स में तो ये बहुत अच्छा ऐसे घिरे रहेंगे, कंट्रोवर्सी से घिरे रहेंगे, क्योंकि राहु लग्न लॉर्ड के संग बैठ गया तो हमेशा इनके संग कंट्रोवर्सीज रहेंगी। लेकिन ये हमेशा इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले, बोल्ड, आप देखो कितना बोल्ड नेचर है ना, बिल्कुल कुछ सोचेंगे नहीं। तो ये इस तरह की चीजें करेंगे। लेकिन जहां अब गोचर जो चल रहे हैं ना, गोचर इनके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रिजल्ट दे रहे हैं। अभी देखिए एप्स्टीन फाइल का खुलासा हुआ है, तो वो जो सैटर्न है वो इनके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और जब ये रेट्रो हो जाएंगे, तो मैंने क्या बताया था कि रेट्रो होकर के ये पास्ट कर्मा जो आपके होंगे उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो इनके फिर से ये इस तरह की मुद्दे इनके अगेंस्ट इनकी जो पार्टियां हैं वो उठाएंगी। पब्लिक का इनको विरोध जो है वो फेस करना पड़ेगा। हो सकता है इनकी हॉस्पिटल विजिट भी हो, यहाँ तक योग बन रहे हैं, इनके जेल योग भी हैं, लेकिन इनके जुपिटर बचा लेगा, क्योंकि जुपिटर का बड़ा अच्छा इनके संग सपोर्ट चल रहा है। तो जुपिटर इनको बचाएगा। अपना कार्यकाल ये 3 साल का पूरा करेंगे, लेकिन बहुत ही पिटी हुई कंडीशन में। इनके अगेंस्ट बार बार चीजें उठती रहेंगी। कोई नया केस, जो पुराने केस थे वो इनके फिर से रीओपन होंगे जब सैटर्न रेट्रो होंगे। हेल्थ इश्यूज, इनको सीवियर हेल्थ इश्यूज होंगे। लेकिन ये अपनी हेल्थ की वजह से या लोगों के आक्रोश की वजह से ये अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, चलाएंगे इसको, चलेगा। लेकिन जून 2027 के बाद जरूर कुछ ना कुछ ऐसा इनके संग होगा कि चाहे इनको माफी मांगनी पड़े, क्योंकि ये जून 2027 तक तो खींच के ले जाएंगे। उसके बाद इनके सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी कि इनको या तो माफी मांगनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, तभी इनकी सत्ता आगे चलेगी। और ये करेंगे इस चीज को, कहीं ना कहीं ये अपने को डाउन करेंगे, माफी वाले मोड में आएंगे और ये अपना 2028 तक जो कार्यकाल है उसको पूरा करेंगे। सत्ता के लिए कुछ भी सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा, अभी इस बीच मैं देख रही हूँ कि जब से ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी शहीद हुए हैं उसके बाद से ये बोला जा रहा है ट्रम्प भी बहुत बीमार हैं और उनके हाथ पे कुछ दिन पहले एक निशान देखने को मिला था, कोई सर्जरी इनकी हो सकती है। हाँ, तो इसको लेकर भी कहा रहा था ट्रम्प किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं इस वक्त। तो क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, मैंने अभी बोला था ना आपको कि हॉस्पिटल विजिट ये कर सकते हैं इस समय पे, क्योंकि इस समय इनका 8वां और 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है। 8वां घर जो है वो दोबारा जो चीजें हैं, कोई छुपी हुई बीमारी हो गई, कोई चीजें हो गई इस तरह की, मतलब इनके अगेंस्ट एक्शन, वो वाली चीजें। और 12th हाउस होता है हॉस्पिटल का, तो वहाँ जेल का, तो कुछ इस तरह की चीजें, कानूनी पचड़ों में फंसना और हॉस्पिटल जाना, बीमारी, इनको अच्छी खासी बीमारी वाली कंडीशन बनी हुई है, बीमारी होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और सुनती हूँ ज्योतिष में, लोग कहते हैं कर्म कर्म, और एक चीज़ और कही जाती है कि आप जो कर रहे हो आपको इसका फल इसी दुनिया में मिलना है, मतलब जो आपने पाप किया उसको आपको भुगत के जाना है। तो अभी आपने कहा कि इजराइल हमेशा
पहल करता है अटैक करने की, वो पहले रॉकेट देगा, वो पहले सब कुछ करेगा। अगर हम देखें तो गज़ा में या अभी ईरान में भी देखें, बहुत सारे लोगों को उन्होंने, तो क्या वो जो लोग एक तरह से इजराइल ने अपने कर्म खराब किए वो करके, इसका इम्पैक्ट क्या इजराइल को मिलने वाला है इस दुनिया में? मतलब इस जंग में अगर नेतन्याहू को देखें हम, या फिर कुछ भी चीज़ें जो हो रही हैं, आपने बताया ट्रम्प बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्या नेतन्याहू के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, उनके संग भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए कर्मा शनिदेव आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। जुलाई में जब सैटर्न रेट्रो होंगे ना, तो सबका हिसाब किताब होगा, सबका लेखा जोखा होगा। पर फिर डिपेंड करता है कि कुंडली में उनके प्लैनेट्स कहाँ पर है। अगर जुपिटर का सपोर्ट आ रहा होगा, जुपिटर, मैं आपको बताऊं, एक अकेला प्लेनेट ऐसा है आपकी कुंडली में, अगर जुपिटर आपका उच्च का बैठा है ना, तो वो आपके उतना डैमेज नहीं होने देगा जितना डैमेज होना चाहिए। अगर जो सिचुएशन ट्रम्प की इस समय गोचर की, सैटर्न की जो चल रही है, या जिस तरह से इनकी चीजें चल रही हैं, तो इस समय तक इनको खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जुपिटर ने इनको अभी बचा करके रखा हुआ है। जुपिटर से बचे हुए हैं। इस युद्ध के बीच अगर हम इंडिया को देखें, इसका असर क्या इकोनॉमी पे? आपने बोला बहुत सारी इकोनॉमी इधर उधर होने वाली है। अगर हम इंडिया की कुंडली को देखें, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में या 2026-27 के बीच इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा इधर उधर होगी, आम जनता पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी हमने देखा युद्ध की वजह से महंगाई भी थोड़ी बढ़ी हो, और गैस को लेकर भी बहुत सारी परेशानियाँ अभी भी देखने को मिल रही हैं। रेस्टोरेंट बंद हैं, और बहुत सारी चीज़ें, गैस के इश्यूज गैस के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हमने। तो क्या लगता है आपको, इंडिया की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, जब भी ये युद्ध हो रहा है ना, तो क्या है कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमी जो है ना, वो इंटरकनेक्टेड है। तो युद्ध के समय ये सारी एक इकोनॉमी वाली प्रॉब्लम तो हो ही गई है ना, ग्लोबल मार्केट भी क्रैश होने की उसमें है। एक टाइम ऐसा आएगा, वीनस का जब आएगा थर्ड हाउस में और सैटर्न रेट्रो होंगे, उस समय जो योग बन रहा होगा, वो वहां पर ये होगा कि मार्केट क्रैश, ग्लोबल मार्केट भी क्रैश हो सकता है। अब इंडिया के रेफरेंस में मैं बात करूं, तो इंडिया में आप देखो, जो मेन गोचर है ना, राहु, सैटर्न और जुपिटर, ये तीन बड़े गोचर बहुत बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और एक दूसरे के संग कंजंक्शंस में भी आ रहे हैं। तो इंडिया में जल से संबंधित जुपिटर इज जल, जल से संबंधित सैटर्न इज ऑयल, गैस, सैटर्न से संबंधित राहु आपके जो फॉरेन कल्चर है या फॉरेन से जो चीजें आती हैं, उन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपको ट्रबल देगा ही देगा। और इस वजह से गैस के प्राइस बढ़ेंगे, इकोनॉमी आपकी शेक होगी। तो 2026 और 27 में जाकर के तो ये ऐसे ही चलने वाली है। हाँ, 27 के एंड में जाकर के थोड़ा ये सुधरेगी, और फिर 2028 से तो पटरी पर आना शुरू होगी। लेकिन जुपिटर का जो अतिचारी है ना, जुपिटर हमारे, वो चलेंगे 2030 तक। तो 2030 तक इस तरह के अप एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जब तक जुपिटर अपनी नॉर्मल चाल में नहीं आएंगे, ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, होगी या नहीं? मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगी। मतलब 2030 वैसी सिचुएशंस बनेंगी बीच बीच में, इंडिया भी बीच में कूदने की उसमें आएंगे, और हो सकता है क्योंकि हमारे बॉर्डर पे टेंशंस बहुत बढ़ जाएंगी, बॉर्डर से हम लोगों को काफी प्रॉब्लम आएगी। इस समय चीन, लद्दाख, ये सब बहुत गड़बड़ करना, मतलब चीन लद्दाख की साइड से जो है वो अटैक करना शुरू करेगा। पाकिस्तान से तो हमारी रेगुलर टेंशन चलती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनेंगी कि भारत भी युद्ध में एक्टिवली आ जाए। तो आपने ये बोला कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है जून तक, तो तख्ता पलट के बाद या पहले हम कब, क्या पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोबारा से बॉर्डर? बिल्कुल, जब मंगल का गोचर होगा ना शनि के साथ मीन राशि में, और भारत की कुंडली में ये योग बन रहा है 11th हाउस में। 11th हाउस आपका जो दोस्त होगा, या इनसे तीसरा, जहां मैंने बताया था कि सन 4th हाउस का जा रहा है 3rd हाउस में, वहां जुपिटर बैठे हैं। तो वो पड़ोसी देश भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, जो वहाँ आपके रिलेशन है, बॉर्डर जो है वहाँ पर टेंशन होंगी, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होंगी। भारत की तरफ से सर्जिकल अटैक जो है उसका अटेम्प्ट लिया जा सकता है। ये सारी घटनाएं होंगी। अच्छा, अगर हम ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल एंगल से देखें, बहुत कुछ बुरा एक तरह से हम कह सकते हैं हो रहा है। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया आपने, एप्स्टीन फाइल जैसी चीज़ें,
युद्ध की कंडीशन, जहाँ पे लोगों को, बेगुनाह लोगों को हम एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल मारा जा रहा है। तो एक तरह से ये अधर्म है, हम अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं और कलयुग में अधर्म चरम पर होगा ऐसा बोला जाता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो टाइम है ये एक तरह से कल की अवतार के आने का टाइम, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है? नहीं, एग्जैक्टली मैं इससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि अभी तो कलयुग शुरू ही हुआ है। अभी 5000 कुछ 180 या कुछ, मतलब कुछ 5000 प्लस साल निकले हैं, और इसकी जो अवधि बताई जाती है वो 4,32,000 वर्ष बताई जाती है। तो अभी तो ये शुरुआत ही हुई है। पर आप जो चीजें कह रही हैं एक्चुअली वो छुपी हुई बुराइयां थी जो इस समय उजागर हो गई हैं। और ये तो युद्ध जब होता है तो हमेशा ही ये चीजें होती हैं। देखो युद्ध का कारण क्या बताया गया, हमारी भागवत गीता में बताया, काम क्रोध मोह लोभ, है ना। ये जब चीजें होंगी यही युद्ध की जड़ है, यानी कि पावर, रिलेशनशिप और मनी, ये चीजें आपकी एक्टिवेट करेंगी। अब आप सारे देख लो, जो सतयुग की अगर हम बात कर लें, सतयुग में क्या था, हिरण्यकश्यप थे, मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो वहां पे पावर की लड़ाई थी। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम जी की रावण से लड़ाई हुई। वहां पर भी क्या हुआ, जर जोरू जमीन, अगर मैं कहूँ कि हम लोग के मतलब जो देसी भाषा में जो बोला जाता है, तो वहां पर सीता जी के लिए लड़ाई हुई। प्लस यहाँ पर वहां पर केकई की वजह से लड़ाई हुई, क्योंकि केकई ने देश निकाला, अपने पुत्र मुंह में वो चीज करी थी। तो लेकिन आप ये बताओ, जब ये इनका युद्ध हुआ, ये कहा जा रहा है, बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि इसके बाद जो रामचंद्र हैं उन्होंने 12,000 वर्ष तक राज्य करा है अयोध्या पे। तो नहीं हुआ ना, वॉर इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी लड़ाइयां हुई, लेकिन उसके बाद भी युग नहीं खत्म हुआ। ऐसी अगर हम द्वापर युग की बात कर लें, वहां पे महाभारत हुई। महाभारत भी इसीलिए हुई द्रौपदी के लिए, और पुत्र लोभ रहा, है ना, युधिष्ठिर को जमीन के लिए। और लेकिन वहां पर भी ये कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, बहुत लोग वहां पर अपने परिवार से बिछड़े, खत्म हुए। लेकिन जो श्री कृष्ण है, उसके बाद उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे हैं, तो वो उस महाभारत के 37 साल तक वो जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वॉर की शुरुआत हो गई तो कलयुग आ गया या कल की अवतार हो गया। अब कल की अवतार की अगर आप बात करो तो देखो, ग्रंथों में ही हमारे लिखा हुआ है कि जो कल की अवतार होंगे वो सफेद घोड़े पर आएंगे, है ना, उनके हाथ में तलवार होगी, संभल में उनका जन्म होगा, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। तो हमारी मीडिया आज के टाइम में इतनी एक्टिव है, अगर कल की अवतार का जन्म हो चुका है तो अब तक तो ढूंढ निकाला होता उनको। तो मैं सपोर्ट नहीं करती इस चीज को। अब आज के परिवेश में अगर आप बात करो, क्या घोड़ा और तलवार एग्जिस्ट करते हैं मिसाइल के टाइम पर? कहाँ, हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस पर, 7 समुंदर पार से वॉर चल रही है, मिसाइल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप मॉडर्न परिवेश में इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो कल की है, वो कल की अवतार जो होगा वो हमारे बीच में कोई नेता होंगे, या कोई गुरु हो सकते हैं, इस तरह के संत हो सकते हैं जो सत्य का साथ देने वाले होंगे, अपने जो शांति प्रिय होंगे, लोग उनके ऊपर आंख मूंद के विश्वास करते होंगे, जो समाज की रक्षा करने वाले होंगे। इस तरह का कोई अवतार होगा, लोग किसी के अंदर इस तरह के गुण होंगे जो भारत को एक अलग ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो अभी कुछ ऐसा खत्म नहीं होने वाला। अभी कल की अवतार, अभी तो देखो देश दुनिया में बहुत अच्छे धार्मिक, प्रेम करने वाले, सेवा करने वाले, इस तरह के लोग बचे हुए हैं। कल की का अवतार तब होगा जब अच्छाई लगभग खत्म होने लगेगी। अभी अच्छाई नहीं खत्म हो रही। ये सारी चीजें तो बुरी चीजें हैं, जो छुपी हुई थी बुराइयां, वो उजागर हो गई हैं। अहंकार लोगों में बहुत बड़ा हुआ है। तो होगा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ब्रेकडाउन उनका होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि युग खत्म हो रहा है। अब इन गोचरों के बीच इतने सारे अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव है, क्या लगता है आपको? बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार रिपीट नहीं होंगी, नहीं आने वाली हैं। आप क्या कहती हैं? ममता बनर्जी आएंगी, लेकिन हाँ, फुल पावर के संग नहीं आएंगी जो उनकी पावर है, लेकिन ममता बनर्जी इस साल फिर से आएंगी। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो इस बार हारेंगी और उनके पॉलिटिकल जो करियर है उस पर भी ब्रेक लगने वाला है। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन इमेज उनकी जरूर खराब हो रही है। देखो, कोई भी जो लीडर है ना, लीडर वो होता है, जैसे हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी से ना लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं। मोदी जी कुछ भी करेंगे ना
तो लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। ममता बनर्जी का बंगाल में यही सीन है कि लोग उनसे इमोशनली कनेक्टेड है, और वो लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं और लेडीज वोट उनको बहुत मिलते हैं। तो अभी ये कहीं नहीं जाने वाली हैं, इनका बहुत सही चलेगा, लेकिन हाँ फुल मेजोरिटी से ये नहीं आएंगी। अगर मैं प्रिडिक्ट करूं आपको तो इनके 40 to 60% आप वोट समझ लो आएंगे इनके पास, और वो रहेगा लगभग 150 से 180 के बीच में, इतने वोट इनको मिल जाएंगे। मतलब ये अपनी पार्टी बना पाएंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे, इतना इनका हो जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो अब इसके बाद 2027 में देखें तो यूपी का इलेक्शन है, तो उसमें क्या लगता है आपको, बीजेपी क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ रिपीट होगी? हाँ बिल्कुल। जो योगी जी हैं वो अपनी पब्लिक में स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाए हुए हैं, दोबारा ये मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। अब बहुत अटकलें लग रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे तो योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं है, ये मुख्यमंत्री के ही रूप में काम करेंगे। ये हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आए कि कुछ टाइम के लिए इनको उस पद पर बिठा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं, ये दोबारा आएंगे और मुख्यमंत्री के रूप में ही आएंगे। हम कोई ऐसी रेमेडी बताइए जो 2026 में हर कोई कर सके। हाँ, रेमेडी के लिए देखिए, सबसे पहले आपको अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करना है। तो घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप कपूर या लोबान की धूप जो है सुबह शाम अपने घर में जरूर दीजिए, जिससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज ना काम करें। और जो भी गोचर हो रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल सेटबैक्स लग रहे हैं, वो बीमारियां हो रही हैं, वो सारी चीजें ना हो। दूसरा, ऐसे समय में बीमारियां, जब इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो बीमारियां भी जरूर आनी है, बीमारियां फैलनी भी हैं। तो इसके लिए हमें हनुमान जी जो हैं आज के टाइम में, उनको अमर कहा गया है ना, कि वो अभी हैं इस समय सजीव उसमें है। तो हनुमान जी को जरूर इस समय, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो इस दोहे को आप पूरा परिवार एक रेगुलर इसकी चैंटिंग जरूर करिए। और जब युद्ध का समय है तो देखिए, युद्ध के समय में श्री राम भी हनुमान जी के बिना नहीं चले थे। तो इस समय जो वॉर की कंडीशन बन रही है, हर किसी को सामूहिक रूप से भारत के लिए या ग्लोबली भी हमारा एक नैतिक धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हम इस चीज की जो कंडीशंस है वो ना हो, क्योंकि अगर ये युद्ध हो गया ना तो ये सबके लिए खराब है और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी खराब है। तो इसके लिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इसका आप लगातार जाप करते रहिए। आप उठते हुए, बैठते हुए, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप खाली बैठे हुए हैं, आप ये चौपाई आपके मन में चलती रहनी चाहिए। इसके बाद एक और है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये 3 जो हनुमान जी की मैंने आपको दोहे और चौपाई बताई हैं, ये आप अगर लगातार करते रहना चाहिए। सबको कह रही, मैं भी करती हूँ पूरे विश्व में शांति के लिए। तो ये हम लोगों का एज अ ह्यूमन बीइंग, जो हम इस अर्थ पर हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी अर्थ को सेव करें। जो सिचुएशन है उसमें आपका परिवार, हमारा परिवार, सब लोग जो हैं एक स्ट्रगलिंग फेस में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का स्मरण हमें हनुमान जी ही इस युद्ध वाली स्थिति से, जो है इस जो संकट की स्थिति है, उससे बचा करके लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ आपने गोचरों को लेकर नया बताया, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी बताया और अवेयर किया, एक तरह से बताया कि कैसे आप सावधान रह सकते हैं। थैंक यू सो मच मिसबा, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा आपके संग बातचीत करके। आपने इतने अच्छे तरीके से सारे गोचर्स को एक्सप्लोर करा कि मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इस टॉपिक पे बात करने में। थैंक यू सो मच। कोशिश मैम यही रहती है कि जो हमारी ऑडियंस है उसको कुछ नया और अच्छा मिले, जो उनके काम का हो। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। कमेंट में अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो भी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैम को बुलाएंगे तो आपके सवाल ज़रूर लिए जाएंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नया पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।